हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई को स्टार्ट करा रहा हूं। आज हम उसके टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई एंड स्टॉक, सप्लाई शेड्यूल्स, सप्लाई कर्व्स, सप्लाई फंक्शंस और लॉ ऑफ सप्लाई और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू अ शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो डिफरेंट प्राइसेस पे एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, मार्केट में बेचना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। किससे पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर के। तो सप्लाई और स्टॉक में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको अभी समझा देता हूं। पहले सप्लाई होता है, सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। जो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कमोडिटीज को सेल करने के लिए रेडी है, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। और उसके अगेंस्ट स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। मतलब स्टॉक इसके पास वो अवेलेबल क्वांटिटीज है जो अभी या फ्यूचर में बेचने के लिए उसने अपने पास रखी हुई हैं। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक इज ए नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। जो सप्लाई है वो कम या बढ़ सकती है, लेकिन स्टॉक फ्लो नहीं होता। उसके बाद थर्ड, सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है, बट स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई प्राइस के हिसाब से बढ़ या कम सकती है, लेकिन स्टॉक एक प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, वो उससे अलग या इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा उसका मीनिंग, या यूँ कह लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ सप्लाई और सब क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब है। सप्लाई रेफर्स टू अ शेड्यूल शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर और अ फर्म इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी कर लिया। दूसरा, क्वांटिटी सप्लाइड, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर सेल करने को रेडी है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। और सप्लाई शेड्यूल को समझने के लिए हमें उसको दो तरीके में बांटा हुआ है। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल पहले हम बात करते हैं क्या होता है। इट इज़ ए टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि जिसमें एक प्रोड्यूसर का सप्लाई डिफरेंट प्राइसेस पे बताई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये देखिए, 5 पे वो 0, 10 पे 10, 15 पे 20, 20 पे 30। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अब हम उसके बाद आपको बताएंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ अ टेबल शोइंग various units of the commodity that the firms or producers in the market are ready or या willing to sell at different possible prices of that commodity। मतलब मार्केट सप्लाई शेड्यूल में प्राइसेस 5, 10, 15, 20 है। ये फर्म ए की सप्लाई है, ये फर्म बी की सप्लाई है। और मार्केट सप्लाई आपको पता, फर्म ए प्लस फर्म बी कर दोगे तो टोटल मार्केट सप्लाई आ जाएगी। 5 रुपये में मान लो दोनों कुछ भी नहीं बेचना चाह रहे, 10 रुपये पे इसके 10 यूनिट बिक रहे हैं और फर्म बी के 5, टोटल 15 यूनिट बिक रहे हैं। 15 रुपये पे 20 क्वांटिटी फर्म ए की बिक रही है और फर्म बी की कितनी है? 10, टोटल 30 होगी। 20 रुपये पे क्वांटिटी 30 है, फर्म बी की 15 है, टोटल मिला के 45। तो ये वाली जो आ जाएगी ये आपकी मार्केट सप्लाई आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप। So supply curve is a graphic presentation of the supply schedule showing various quantities of the commodity offered for sale at different possible prices। तो यूँ कह लीजिए कि जो हमने सप्लाई शेड्यूल बनाए हैं उसी की ही ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होती है? इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। तो ये जो हमने इंडिविजुअल शेड्यूल बनाया था लास्ट पेज पे,
यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 0, 10, 20, 30, और इसी को ग्राफिकली हमने प्रेजेंट किया है। यहाँ देखिए प्राइस वाई एक्सिस पे ले लिया, यूनिट्स हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए, और सप्लाई इस तरीके से, यूँ देखिए सप्लाई ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाती है, राइट स्टूडेंट्स, और इसका अपवर्ड ट्रेंड होता है इसका। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की। सो मार्केट सप्लाई कर्व में फर्म ए का अलग से बनाया है मैंने, फर्म बी का अलग से बनाया हुआ है, और उसके बाद ये नीचे किसका है, मार्केट का। मतलब ये जो हमने पहले आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल था ना स्टूडेंट्स। प्राइसेस फर्म ए का क्वांटिटी, फर्म बी की क्वांटिटी सप्लाइड, और ये टोटल। तो यहाँ पहले हमने फर्म ए का बनाया है, ये फर्म बी का उसी शेड्यूल से, और ये टोटल मार्केट सप्लाई। तो ये उसी तरीके से पहले 5 पे 0 है, 10 पे 10, 15 पे 20, 20 रुपये पे वो 30 यूनिट बेचना चाह रहा है, और फर्म बी 5 रुपये पे 0 था उसका, 10 पे 5, 15 पे 10, 20 पे 15, और मार्केट सप्लाई 5, 10 पे 15, 15 पे 30, 20 पे 45। ठीक है जी। उसके बाद स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, इट स्लोप्स अपवर्ड। सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड रहता है, इंडिकेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। तो उसका ट्रेंड कैसे बनेगा, ऐसे यूं बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी और ये चेंज इन प्राइस। ये देखिए प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा प्राइस पे ही तो ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेगा, कोई भी प्रोड्यूसर कम प्राइस पे क्यों क्वांटिटी बेचेगा, तो ये स्लोप अपवर्ड ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। ओके जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आपके साथ सप्लाई फंक्शन, या यूँ कह लीजिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन से वो फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का अपना प्राइस है ना जो, वो भी सप्लाई को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। यदि किसी एक एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा देता है, क्योंकि अब उसको उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में आपको पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, याद नहीं है, याद है कि नहीं, कंप्लीमेंटरी। बेटे थोड़ा याद रखना शुरू कीजिए, कंप्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर टी और कॉफ़ी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी की भी टी की ही बढ़ेगी, राइट जी। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में पेन और रिफिल की अगर मैं बात करूंगा, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, पेन का दाम बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी भी वो पेन की ही बढ़ाएगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, एज द नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेज सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीजेज। मान लीजिए ना आपके एरिया में सिर्फ एक दुकानदार है जो मिल्क की सुबह सप्लाई करता है, तो शॉर्टेज रहती है। जब 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान या बहुत सारे लोग दूध बेचने का काम शुरू कर देंगे आपके एरिया में, तो सप्लाई बढ़ जाएगी ना। इंडस्ट्री में फर्म्स का बढ़ने से सप्लाई डेफिनेटली बढ़ती है। उसके बाद है गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म क्या होता है, 2 होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इंक्रीज इन सेल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर उनका गोल है तो वो प्राइस को क्या करेंगे, प्राइस को वो हाई रखेंगे, और यदि वो सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाना चाहते हैं, अपना मार्केट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो वो प्राइस कम रखेंगे, तभी वो ज़्यादा सेल खींच पाएंगे। उसके बाद है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट्स, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, ठीक है जी, वेजेस। अगर इनके दाम ज़्यादा हैं तो इनके प्राइस, अगर इनपुट्स के प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देगा, क्योंकि उसको अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और तो उसको क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देगा। अगर वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी
इम्प्रूव हो रही है तो वो क्वांटिटी सप्लाइड है जो वो क्या करेगा प्रोड्यूसर, इंक्रीज कर देगा। उसके बाद बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन उसको क्या है, आने वाले समय में क्या उम्मीद है उसको, बिजनेस एक्सपेक्टेशन उसकी अगर हाई है तो वो अपनी सप्लाई को क्या करेगा, रोक देगा अभी, क्योंकि उसको पता है आने वाले समय में ज़्यादा मार्केट तेज हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आगे जाके उसको बेचेगा। अभी वो प्राइस कम होने की वजह से नहीं बेच रहा, एक्सपेक्टेशन है उसको कि आने वाले समय में प्राइस हाई होगा, तो उस केस में या उस वक्त वो अपना सप्लाई बढ़ाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है प्रॉफिट पे तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। वो कहेगा मुझे ज़्यादा बेचने का क्या फ़ायदा, कि ज़्यादा पोर्शन तो टैक्स में चले जाना है इनकम का, तो इसलिए वो सप्लाई कम करेगा। राइट जी। तो ये थे वो फैक्टर्स जो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कौन से हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, चौथा गोल्स ऑफ द फर्म, पांचवा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, छठा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सातवां बिजनेस एक्सपेक्टेशन और आठवां गवर्नमेंट सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स ये कह रही है कि अगर बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लें, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड है जो वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है उस गुड के प्राइस के इंक्रीज होने पे, और उसका वाइस वर्सा, मतलब प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई भी है, ये प्राइस है, ये सप्लाई है, रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई भी वो बढ़ा देगा। तो ये डायग्राम आपने पहले भी बनाई है, ये सिंपल डायग्राम है। 10 रुपये पे वो 100 यूनिट बेच रहा है, 11 पे वो यूनिट 200 कर रहा है, 12 पे वो 300 यूनिट बेच रहा है। ठीक है जी, ये सिंपल सी डायग्राम है। इसकी अजम्पशंस क्या हैं, इसकी अजम्पशन सबसे पहले हम लेते हैं देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस चेंज नहीं हो रहे। देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, there is no change in the goal of the firm, there is no change in the price of related goods, there is no change in the business expectation, there is no change in the price of inputs and government policies। मतलब ये फैक्टर्स वो हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई के समय हम ये मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, शैल वी प्रोसीड, ये समझ आ गया ना आपको। चलिए बेटे अब हम आगे बात करते हैं लास्ट में इसके एक्सेप्शंस की, कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, वो कौन सी जगह हैं, वो कौन से गुड्स हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब एग्रीकल्चर में हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज किसी भी चीज़ का सप्लाई बढ़ना नेचुरल फैक्टर होता है। एग्रीकल्चर में नेचुरल फैक्टर्स प्रभावित होते हैं, नेचर की वजह से प्रोडक्शन होती है। ये कोई मशीनों से प्रोडक्शन नहीं करनी जो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट में हम प्रोडक्शन या सप्लाई प्राइस के बढ़ने से एकदम नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, लिमिटेड इन नंबर्स। सोशल डिस्टिंक्शन के आइटम्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे महंगी ज्वेलरी होगी, या जैसे महंगी घड़ियाँ हो गया, तो उनके प्राइस जितने मर्जी बढ़ जाएं, उसकी क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ती, बिकॉज वो अपने आप ही वो एक लिमिटेड नंबर में ही बनती हैं। लास्ट में पेरिशेबल गुड्स। सो लाइफ इज लिमिटेड, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है आपको पता ना, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जैसे बेकरी का आइटम्स होगी, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, तो केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, ये इतनी ज़्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो पेरिशेबल गुड्स की लाइफ लिमिटेड होने की वजह से जितना मर्जी दाम बढ़ जाए, आप उसको ज़्यादा सप्लाई एकदम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है सप्लाई से रिलेटेड। बाकी जो पोर्शन है मैं अगली वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।